हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक सिंह क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सीरीज का ये वीडियो नंबर 8 है। वीडियो नंबर 7 में हमने आपको ये पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अलग अलग सिचुएशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। बच्चों, ये भी वीडियो इलेक्ट्रिक डायपोल पर ही है आधारित। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। तो आप देखते हैं क्या होगा। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेलल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये पैरेलल रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पैरेलल नहीं होते तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को हम प्लेस्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। दोनों की वैल्यू सेम होती है लेकिन अपोजिट होते हैं और बहुत ही पास रखे गए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में आप देख रहे होंगे दो चार्जेज हैं, प्लस और माइनस। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज हो उस पर एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम आपको समझा चुके हैं। किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू एफ बाई क्यू। देयरफॉर एफ इक्वल टू ई क्यू, यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा ई क्यू। इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह भी होगा ई क्यू। चूंकि क्यू और ई की वैल्यू सिमिलर है इसलिए इलेक्ट्रिक फोल्ड का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। बच्चों, अगर सिस्टम पर ध्यान से देखो, हम आपसे पूछें कि कुल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, तो आप देखो यह फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यह फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर अपोजिट होता है तो माइनस करेंगे, तो दोनों फोर्स को अगर माइनस करेंगे तो इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 0। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो लगातार पूछा गया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल पुट कर दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, कुल फोर्स कितना लगेगा। बच्चों, कुल फोर्स 0 लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो नेट फोर्स, कुल फोर्स हो गया 0, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और अपोजिट वेक्टर एक दूसरे से माइनस करने के बाद 0 आएगा। लेकिन यह कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी कि समान हो, वैद्युत क्षेत्र हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म असमान होगा तो वहां पर 0 नहीं होगा। 0 एक ही सिचुएशन में होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बच्चों, अब जरा फोर्स पर फिर से ध्यान देना। क्या है फोर्स का नेचर, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, नंबर 1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, नंबर 2। और दोनों पैरेलल भी हैं, अलग अलग पॉइंट पर भी लग रहे हैं। तो अगर दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लगे तो वे एक कपल, एक बल युग्म की रचना करते हैं। और जहां बल युग्म लगता है, कपल लगता है, वहां पर रोटेशन होने लगता है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो घूमने लगेगा। जैसे आप ढक्कन घुमाते हो तो जब ढक्कन घुमाओगे तो दो फोर्स लगाओगे तब वो ढक्कन घूमेगा, और उंगलियों से जो दो फोर्स लगाते हो वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब वो रोटेट करना शुरू करता है। आप इसी तरह से स्क्रू भी कसते हो। तो जब कभी भी दो अपोजिट, इक्वल, पैरेलल और अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगते हैं तो सिस्टम रोटेट करने लगता है। इस सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया 0। बच्चों, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर टार्क होगा,
जिस तरह से फोर्स किसी में मोशन लाता है, लीनियर मोशन लाता है, उसी तरह से टॉर्क किसी सिस्टम में, बलाघूर्ण किसी सिस्टम में रोटेशनल मोशन लाता है। तो यहां पर जो टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण है वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर कितना बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लगेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा टॉर्क बल आघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, दोनों इक्वल ही है, कोई एक फोर्स ले लो, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस। लेकिन कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहां जो डिस्टेंस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से सुनना, फार्मूला क्या होगा कपल के टॉर्क का? दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? किसी एक फोर्स से दूसरे फोर्स पर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो सोचो, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा, उसको हमने बढ़ा दिया और इस फोर्स से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। इसको नाम लिखा गया ए, इसको नाम दिया गया बी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए सी। तो दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये हो गया बी सी। तो टॉर्क का डिफिनीशन क्या हो गया? टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू दोनों पैरेलल बलों के बीच का डिस्टेंस। वो भी डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया BC, तो इनटू हो गया BC। फोर्स F की वैल्यू EQ, चाहे आप इसको देखो चाहे आप इसको देखो। BC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इस डाइपोल को आप थीटा एंगल पर प्लेस्ड करे हो तो ये एंगल कहीं भी देख लेना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में आप कौन सा एंगल लोगे जिससे आपको BC मिल जाए? साइन थीटा ले लो, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का कोण यानी कि हाइपोटेनस आपको पता है, आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने है BC बाई हाइपोटेनस कोण AB। BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और AB की जो वैल्यू होती है वह है 2L। देयरफॉर डिस्टेंस BC इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। BC की वैल्यू कैलकुलेट हो गए। वैल्यू रखो तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा F की जगह पर EQ इंटू 2L साइन थीटा। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि Q इंटू 2L ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, सिंस P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसकी जगह पर P रख दें तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा EP साइन थीटा। बच्चों क्लास 11th में वेक्टर पढ़ते समय आपने देखा होगा कि दो क्वांटिटीज का वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक जगह पर डॉट लगाते हैं और एक जगह पर क्रॉस लगाते हैं। जहां पर साइन थीटा होता है वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जहां पर कॉस थीटा होता है वहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर साइन थीटा आया हुआ है, यानी कि ये जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्रॉस। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया टॉर्क का। बच्चों क्यों P इंटू E लिखा गया है?
यह भी अगर जानना हो, ई इंटू पी, ई क्रॉस पी का भी वैल्यू ई पी साइन थीटा होता है, पी क्रॉस ई की भी वैल्यू ई पी साइन थीटा होता है। अगर ऐसा है तो ये जानने के लिए आपको अपने वेक्टर को तैयार रखना होगा। उसमें एक रूल होता है, राइट हैंड रूल। अगर आप P के डायरेक्शन को, P का डायरेक्शन क्या है इसमें, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ध्यान से देखना, ये P का डायरेक्शन है, ये हो गया P का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से E के डायरेक्शन के बीच का एंगल मेजर करो। जिस डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता उसमें अंगुलियों को, अपने राइट हैंड के अंगुलियों को बेंड करो, मोड़ो। ये P से E की तरफ है, अपने राइट हैंड के हथेलियों के अंगुलियों को ऐसे मोड़ो, तो ये जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो जिस डायरेक्शन में होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का टाउ का डायरेक्शन होगा। यानी कि यहां जो टाउ होगा वो बोर्ड से इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। फिर से देखना, P से E के एंगल को मेजर करना है, तो जिस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करना उसमें राइट हैंड के उंगलियों को बेंड करो, मोड़ो। तो ये जो अंगूठा होगा, थंब होगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा वही टाउ का डायरेक्शन होगा। तो यहां जो टाउ काम करेगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग टाउ का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिए कि इस फिगर के हिसाब से जो टाउ होगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। इस पूरे चीज को, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उसका हेडिंग अब चलो लिखा जाए। क्या होगा इसका हेडिंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E और इसका डायरेक्शन होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ऑलवेज जीरो होगा। टाउ की वैल्यू क्या होगी, P क्रॉस E होगी, ई पी साइन थीटा होगा, जहां थीटा एंगल किसके किसके बीच का है, बिटवीन P एंड E। P से E की तरफ एंगल को मेजर करते हैं। क्लियर हुआ इतना? यानी कि जो टाउ की वैल्यू होती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखे हुए हैं, यानी कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन मींस हो गया उसका घुमाव क्या है, कैसे वो घूम रहा है। तो अलग अलग एंगल पर, थीटा के अलग अलग वैल्यू पर टाउ की अलग अलग वैल्यू भी होगी। तो चलो अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं कि टाउ की अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, फर्स्ट केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखें तो क्या होगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को एकदम ऐसे ही रख दो, कोई एंगल ना हो। ठीक, तो अगर कोई एंगल नहीं होगा तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो होगी। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये जो है इसके पैरेलल हो तो इस तरह से हो जाएगा, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। थीटा इक्वल टू जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर टाउ इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू 1 बोल दिया, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ई पी साइन जीरो जीरो, देयरफॉर टाउ इक्वल टू जीरो। ये मिनिमम टॉर्क काम करेगा। कब मिनिमम टॉर्क काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। अच्छा, मिनिमम डाइपोल काम करेगा, एक्चुअल में काम ही नहीं करेगा। तो काम ही नहीं करेगा तो क्या ये घूमेगा? यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे तो क्या ये घूमेगा? जब इस पर टॉर्क ही नहीं काम करेगा तो घूमेगा ही नहीं, यानी कि यहां रोटेशन नहीं होगा।
रोटेशन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, अपने स्थिति पर वो फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो यह जो सिचुएशन होगा इसे कहेंगे स्टेबल सिचुएशन। क्योंकि यहां से वो हिले उलेगा नहीं, अपने पोजीशन को वो चेंज नहीं करेगा। तो जब वो पैरेलल होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अस्थाई संतुलन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्योंकि पैरेलल जैसे ही होगा उसके ऊपर टार्क नहीं काम करेगा, जीरो होगा, और टार्क ही वो फैक्टर है जो किसी चीज को घुमाता है। तो जब टार्क ही नहीं काम करेगा तो घूमेगा क्यों? नहीं घूमेगा तो अपने पोजीशन पर वो फिक्स रहेगा। आप जरा सा भी घुमाओगे तो फिर से वो पैरेलल कर लेगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अस्थायी अवस्था में होगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। सेकंड देखो, अगर आप परपेंडिकुलर प्लेस्ड कर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर प्लेस्ड कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, तो जो P वेक्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 साइन 91 होगा, देयरफॉर टाउ इक्वल टू हो जाएगा EP साइन 91, टाउ इक्वल टू E इंटू P, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर हो। थर्ड सिचुएशन है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रख दें, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अपोजिट करने का मतलब पॉजिटिव इसके इधर रख दें और नेगेटिव इधर रख दें। इसका मतलब कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको ऐसे रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये P का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। दोनों एक दूसरे का अगर अपोजिट है तो क्या होगा? तो P, अच्छा अपोजिट होगा तो भी पैरेलल है, समांतर अब भी है, लेकिन अब ये अपोजिट है। तो P वेक्टर अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक वेक्टर E, विपरीत हो। तो अगर विपरीत होगा तो क्या होगा? एंगल थीटा इक्वल टू 180। 180 की भी वैल्यू साइन की 0 होती है, साइन 180 इक्वल टू 0, देयरफॉर टाउ अगेन इक्वल टू 0, यानी कि ये भी रुका हुआ रहेगा, यहां भी टाउ नहीं काम करेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन होगा बच्चों, ये सिचुएशन स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा? क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर ये स्टेबल हो गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको ये घुमा करके वापस इधर कर देगा। यानी कि यहां पर टाउ चाहे 0 है, लेकिन तब भी जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो अनस्टेबल होगा। तो यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब अस्थाई संतुलन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आपने रखा है तो वो रुका हुआ रहेगा, उसके ऊपर कोई टार्क नहीं होगा, वो घूमने की कोशिश भी नहीं करेगा। परपेंडिकुलर अगर आपने रखा तो वहां पर मैक्सिमम टार्क काम करेगा। अगर आपने अपोजिट प्लेस्ड कर दिया तो टार्क 0 होने के बाद भी वो बैलेंस अस्थाई होगा, वो जो बैलेंस होगा वो अनस्टेबल होगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो टाउ होता है उसका नेचर क्या होता है? टाउ का नेचर होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए। ठीक, तो इसको नोट करना कि टाउ का नेचर क्या है, टाउ काम क्या करता है, जो टार्क है वो काम क्या करता है, बल आघूर्ण क्या काम करता है। बल आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, ट्राई टू पैरालाइज द डाइपोल
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया टाउ का काम। स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है? जब वो पैरेलल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जब एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट होता है, तो वो अस्थायी संतुलन में होता है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो समाप्त हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उसके ऊपर टार्क लगता है। उस टार्क की वैल्यू क्या होती है? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। एंगल कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम पी टू ई मेजर करेंगे, और राइट हैंड से हम उसके डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अच्छा, इनवर्ड और आउटवर्ड को समझने के लिए आप अपने कैप को खोल करके देखो, या मेरे पास यहां पर नजदीक में एक बॉटल लगा रखा हुआ, उसको देखो। इस बॉटल के कैप पर हमने मार्क लगाया है, ठीक। अगर हमको इसको कसना होगा तो हम कैसे घुमाएं, और इसे ढीला करना हो, खोलना हो, तो हम इसे कैसे घुमाएं? तो मान लो हम इसको खोलना चाहते हैं। खोलने के लिए हम इसके अपने दोनों उंगलियों से एक फोर्स लगाएंगे, अंगूठे से नीचे से इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे और इस उंगली से इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो इसको इधर की तरफ और अंगूठे से इधर की तरफ, तो दो पैरेलल फोर्स हो जाएंगे, इक्वल होंगे। और देखो मार्क लगाए हुए, तो वो मार्क आपको घड़ी के सुई के एंटी चल रहा होगा, और घड़ी के सुई के एंटी चल रहा है, विपरीत चल रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये बॉटल खुल जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो टाउ होगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। फिर से देखना, अब हम इसको कसने चल रहे हैं, तो कसेंगे तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स अपनी उंगलियों से लगाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कस गया, यानी कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था तो जो डायरेक्शन था टाउ का वो इनवर्ड डायरेक्शन में था, जब एंटी क्लॉकवाइज था तो आउटवर्ड था। तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करो, राइट हैंड रूल का उपयोग करो। जिस डायरेक्शन में हमको एंगल मेजर करना होता उधर उंगलियों को ऐसे बेंड करो, जो अंगूठे का डायरेक्शन होता है, थंब का डायरेक्शन होता है, वही आपको टाउ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों एक चीज छूट गया यहां पर, इस टाउ का अगर आपको यूनिट लिखना हो तो यूनिट लिख लो, पी का यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। पी का यूनिट क्या होगा? पी होता है Q इंटू 2L। Q चार्ज है जिसे आप कूलम में मेजर करते हो, या लंबाई है जिसे आप मीटर में मेजर करते हो, तो P का हो गया कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल टू होता है न्यूटन बाय, अभी बताया, फोर्स बाय चार्ज, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी कि टाउ का जो यूनिट होगा वो आप लिख सकते हो कूलम मीटर। पी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा एफ बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, फोर्स इंटू, सॉरी फोर्स लिख दिए, न्यूटन पर कूलम यहां लिखना था, तो न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो टाउ का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। यह आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही। तो ये हो गया पूरा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो क्या होगा? बच्चों लास्ट में एक चीज केवल याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं उसमें जो टार्क डेवलप हो रहा है, वो टार्क का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा करके, रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना चाहता है? क्योंकि वहां पर जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। तो ये हो गया टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो बच्चों अभी आपने क्या पढ़ा कि जो टॉर्क लगता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है EP साइन थीटा। और जब आप परपेंडिकुलर रख देते हो तो उस समय जो वैल्यू आती है टाउ मैक्सिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू होती है EP। यहां से एक बार हम फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार हो चुका है इसका डिफिनीशन, लेकिन अगर फिर से डिफाइन करना चाहो तो यहां से भी डिफिनीशन हम P का बना सकते हैं। क्या होगा? अगर यदि
E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, यानी कि एक ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम हो, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखो, क्योंकि परपेंडिकुलर रखोगे तभी ये सिचुएशन आएगा। तो उस समय जो टाउ मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू पी के इक्वल होगा। जरा इस कंडीशन को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को आप बोल दो, बस पी का डिफिनीशन हो गया। देखो कई तरह से हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पी यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है मैक्सिमम बल आघूर्ण के, मैक्सिमम टॉर्क के। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है कब? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकांक न्यूटन पर कूलम्ब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए। फिर से सुनिएगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखते हैं तो उस पर जो अधिकतम बल आघूर्ण काम करता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में आप अगर इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? इसको लिखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क अधिकतम बल आघूर्ण कब? व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed perpendicular to uniform electric field. Electric dipole moment is equal to maximum torque when electric dipole is placed perpendicular, 90 means perpendicular to unit electric field. Unit electric field के लंबवत इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने पर उसके ऊपर जो अधिकतम टॉर्क काम करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों अब ये तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको जरा ये निकालने की कोशिश करो कि किसी डाइपोल को घुमाने में, चूंकि डाइपोल घूम तो रहा है, जो टाउ का नेचर था वो क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाना। तो जहां रोटेशन होगा या जहां मोशन होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां पर तो कार्य होगा ही होगा। तो यहां पर भी पोजीशन चेंज हो रहा है, आप ऐसे तिरछा रखोगे, ठीक, एंगुलर रखोगे तो वो घूम करके पैरेलल होने की कोशिश करेगा, तो वो यहां पर वर्क होगा। कितना वर्क होगा? यानी कि अगला हेडिंग होगा कि हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में कितना काम होगा। ठीक, तो अगला हेडिंग होगा वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हेडिंग नोट करिए, चलिए निकाला जाए कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पैरेलल लाइन से। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अभी समझाया गया कि इस पर फोर्स लगेगा या इक्वल टू ई इंटू क्यू अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर फोर्स लगेगा या इक्वल टू ई इंटू क्यू
along the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर फोर्स लगा तो टाउ जनरेट होगा, टाउ इसे घुमाएगा। ये सारी कहानी हो चुकी है बच्चों। यहां पर हम चाह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टाउ होगा ना, वो इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, अपने जो भी इसका डायरेक्शन उधर घुमाने की कोशिश करेगा। ये ऐसे रखे हो तो ऐसे करने की कोशिश करेगा। हम क्या चाह रहे हैं, एक हम एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंसी है जो इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के घुमाने के डायरेक्शन के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, हम इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो चलो इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। ये पहला सिचुएशन था θ1, दूसरा सिचुएशन है θ2, यानी कि θ1 से θ2 तक घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच का जो एंगल है वो है dθ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। यहां पर रेखीय विस्थापन नहीं हो रहा, चूंकि रेखीय गति ही नहीं हो रहा है। रेखीय गति क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एफ नेट 0 है। ठीक, तो यहां पर जो मोशन हो रहा है वो रोटेशन मोशन हो रहा है, इसलिए वर्क में जो हम लोग विस्थापन लिखेंगे वो एंगुलर लिखेंगे। ठीक, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने आपको यह समझाया कि डिस्प्लेसमेंट यहां कौन सा लेंगे, चूंकि एंगुलर हो रहा है तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो dθ लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस यस की जगह पर हो जाएगा dθ। फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में लीनियर मोशन जनरेट करता है, और जो टार्क होता है, जो बल आघूर्ण होता है, वो रोटेशन मोशन जनरेट करता है। यानी कि रोटेशन में जो टाउ है वो वही काम करता है जो लीनियर मोशन में एफ काम करता है। यानी कि लीनियर मोशन में, रेखीय गति में एफ इंटू एस लिखते थे वर्क के लिए, तो यहां पर एफ की जगह पर हो जाएगा टाउ और एस की जगह पर हो जाएगा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो कि केवल dθ है तो dθ लिखेंगे। अच्छा, हम लोग काम चूंकि एंगल बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो वर्क डन हो गया टाउ इंटू dθ। नेट वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए कहां से कहां तक, फ्रॉम θ1 टू θ2। डरना मत, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, θ1 टू θ2। बच्चों इसमें टाउ के बारे में अभी पढ़े हो। टाउ का फार्मूला होता है P E sin θ dθ। W इक्वल टू P डिपेंड करता है Q इंटू 2L पर। आपने दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं, दूरी नहीं बदला है, आपने चार्ज की वैल्यू नहीं बदला है, तो Q नहीं बदलेगा, यानी कि P नहीं बदलेगा, यानी कि P कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर दें। एंगल अलग अलग हो सकता है, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो एंगल साइन थीटा का इंटीग्रल कर लो। बस इसी को आपको याद रखना है। आप लोग याद कर सकते हो, मैथ वालों को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो वो भी याद कर लेंगे, बायो वालों को भी याद करना होगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रल इक्वल टू हो जाता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा P E माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रल की लिमिट है फ्रॉम θ1 टू θ2। फिर से वापस यहां पर आओ। जब आप किसी चीज में एंगुलर मोशन ला रहे हो तो वहां जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एंगुलर होगा, तो विस्थापन की जगह dθ। कौन सी ऐसा फैक्टर है जो उसे रोटेशन कर रहा है, टाउ, तो एफ की जगह टाउ हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू dθ। नेटवर्क इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम θ1 टू θ2। टाउ की वैल्यू रखे, साइन थीटा का इंटीग्रल का फार्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस को बाहर कर दो तो माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं थीटा की जगह पर, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, यानी कि हो जाएगा W इज इक्वल टू
माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आप अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वैसे इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर कहाँ से करते हैं, अंतिम में से पहले वैल्यू को माइनस करके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल एंगल था माइनस इनिशियल, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया वर्क डन। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम लोगों के द्वारा किया गया काम होगा माइनस ईपी इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब चलो अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट कर लो, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, उसे भी नोट कर लेना। बस वो याद हो तो आप आसानी से कर सकते हो इसे। ये फार्मूला याद रखना। इसका यूज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में करेंगे, तो वहां पर भी ध्यान देना, जो कि अगले वीडियो में रहेगा। तो इसे मिटा रहे हैं। पहला केस लेते हैं। अगर ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल होता और उसको आप थीटा एंगल पर रोटेट करा देते। इससे पहले वाले फिगर को याद रखना, थीटा 1 से थीटा 2 गया था ना, तो थीटा 1 0 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। थीटा एंगल पर आपने रोटेट कर दिया, तो यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, देन वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ईपी कॉस थीटा 2, थीटा 2 की जगह कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। W इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल में ये न दिया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले कैसे रखा गया था, तो आप ये मान करके चलना कि पहले वो पैरेलल ही रखा गया था। उसका इनिशियल सिचुएशन ये था। अगर कोई एंगल इनिशियली दिया होगा तब तो थीटा 1 की वैल्यू रखना, अगर नहीं दिया है तो उसे हम लोग पैरेलल मान करके चलेंगे। तो अगर पैरेलल रखा गया है और उसको थीटा एंगल पर आप घुमाओगे तो नेट वर्क हो जाएगा पीई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर पैरेलल रख करके ही, मतलब इसी सिचुएशन में पैरेलल रख करके ही उसे 90 एंगल पर घुमा दो तो क्या होगा। यानी कि पहले आप उसे रखो पैरेलल ही, थीटा 1 0 ही रखो एंड थीटा 2 की वैल्यू 90 कर दो। मतलब पहले इस सिचुएशन में था ऐसा सिचुएशन और फिर इसे घुमा करके ऐसा कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 परपेंडिकुलर कर दिया गया, तो क्या होगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 0, कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि पीई ये हो जाएगा वर्क डन। थर्ड सिचुएशन, अगर आप पैरेलल रख करके अपोजिट कर दो तो क्या हो। इस तरह था पहले पैरेलल और इसको घुमा करके इस तरह कर दो, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो उस सिचुएशन में थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180। W इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 180 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 180 की वैल्यू होती है -1, -2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2PE। अगर अपोजिट है तो उस समय वर्क डन होगा 2PE और ये मैक्सिमम होगा। बच्चों जरा याद करो, जब आपको ये समझा रहे थे कि अगर अपोजिट होगा तो टाउ 0 था, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, अस्थाई संतुलन की स्थिति में थी, क्योंकि वहां पर जो
टाउ होगा वो ये करेगा क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहां पर फोर्स अपोजिट जब होगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये इसको घुमा करके वापस पैरेलल करने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे गए इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। यहां जो घुमाया जा रहा है, जो रोटेशन कराया जा रहा है, वो हमारे आपके द्वारा हो रहा है। ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा है। अगर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आप इन सभी के आगे निगेटिव साइन लगा देते। जैसे हमारे द्वारा घुमाने में किया गया कार्य P1 माइनस cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा घुमाने में किया गया कार्य होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल करने की कोशिश कर रहा है और हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो जितना काम हमारे द्वारा निकल रहा है उसी के आगे अगर आप माइनस कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा घुमाने में किया गया कार्य मिल जाएगा। 180 डिग्री में घुमाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पूछा जाएगा तो -2PE हो जाएगा। मेरे द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा +2PE। परपेंडिकुलर मेरे द्वारा P, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा -PE। थीटा एंगल पर घुमाने में किया गया कार्य मेरे द्वारा PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा -PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी किया गया कार्य अगर निकाला गया है तो उसका भी यूनिट जूल ही होगा। जरा स्टार्टिंग वाले पॉइंट को फिर से ध्यान से देख लेना। वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी थीटा लिख दिए। एंगुलर मोशन करने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पांसिबल होता है टाउ, इसलिए फोर्स की जगह टाउ रख देते हैं। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है एंगुलर मोशन में वही काम टार्क करता है। तो बच्चों इस वीडियो में 2 पॉइंट हम लोगों ने केवल डिस्कस किया, टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन कह सकते हो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी, किस पर, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चाहे बाह्य निकाय के द्वारा किया गया कार्य चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य, दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसलिए एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एजेंसी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, असमान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। असमान इलेक्ट्रिक फील्ड, तो असमान इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा ना तो उसे हम लोग पैरेलल लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। यहां लिख सकते हैं E1, यहां लिख सकते हैं E2। तो E1 की वैल्यू इस फिगर के हिसाब से ज्यादा है, E2 की वैल्यू कम है। ठीक, अगर यहां पर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो क्या होगा। मान लो पॉजिटिव वाला अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो क्या नेट फोर्स यहां पर 0 होगा। जब यहां अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर फोर्स की वैल्यू कम होगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है E इंटू क्यू। क्यू तो सेम है लेकिन E यहां पर कम है, तो यहां पर जो F होगा वो कम होगा, यहां पर F जो होगा अधिक होगा। इसलिए यहां पर इस सिचुएशन में F नेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गारंटीड है कि F नेट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, असमान इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई निश्चित नहीं है कि वो 0 होगी, 0 नहीं होगी। 0 होगी कब, जब वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रेंज में रखा गया हो जहां पर यूनिफॉर्मिटी हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो गारंटी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही सिचुएशन में 0 होता है, जब समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो। टाउ की वैल्यू 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती, तो लिख सकते हैं टाउ में और
मे नॉट बी जीरो, यानी कि टाउ का मान शून्य हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर एंगल इस तरह से हो कि जीरो हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता, वो केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। टाउ की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। यूनिफॉर्म वाला भी दोहरा देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और टाउ की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती। ये दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो क्वांटिटी है वो थीटा पर डिपेंड करती है। तो थीटा ऐसा रखोगे कि जीरो हो जाएगा तो जीरो होगा। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म में बस एफ नेट की वैल्यू चेंज होगी। एफ नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अगर होगा तो जीरो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो जीरो नहीं होगा, टाउ एज इट इज रहेगा, टाउ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी डाइपोल खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना। वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए हो तो पोटेंशियल चुटकी बजाते कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसे अगले वीडियो में। जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, रिक्वेस्ट उनसे ये है कि अपने नोट्स का जो भी वो नोट्स बनाए, और नोट्स जरूर बनाइएगा, वो जरा अपलोड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हो। ये केवल एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो ऑर्डर आया हुआ उसके अनुसार आपको इस कोरोना काल में ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो हमको ये लगे कि आप पढ़ रहे हो तो अपने जो भी नोट्स बनाए हो उसे अच्छी राइटिंग में लिख करके कमेंट बॉक्स में लगा देना, जिससे आने वाले बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।